तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट टॉपिक है दिशा के आधार पे भौतिक राशियों के प्रकार। तो लिखेंगे हम लोग दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दिशा के आधार पर भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है। पहली भौतिक राशि पहली भौतिक राशि है सदिश भौतिक राशियां। सदिश भौतिक राशियां, इनको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी भौतिक राशियां जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं अदिश भौतिक राशि। दूसरी भौतिक राशि को हम लोग बोलते हैं, दूसरा जो प्रकार है वह अदिश भौतिक राशि है, उसको इंग्लिश बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी जो भौतिक राशि है तीसरी जो भौतिक राशि है उसका नाम है प्रदिश भौतिक राशि। प्रदिश भौतिक राशि, इसको इंग्लिश बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के तीन प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदिश भौतिक राशि। फर्स्ट नंबर जो हेडिंग है उसको हम लोग लिखेंगे सदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां, इसकी परिभाषा है ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तथा ये सदिश नियमों का पालन करते हैं। सदिश के बहुत से नियम हैं। सदिश के जोड़ का नियम, सदिश के घटाना का नियम, सदिश का गुणा का नियम, सदिशों के त्रिभुज का नियम। तो ये सदिश नियमों का पालन करते हैं। ये सदिश नियमों का पालन करते हैं। अब आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, सदिश भौतिक राशियों के उदाहरण है विस्थापन। दूसरा उदाहरण है इसका वेग। तीसरा उदाहरण है त्वरण। चौथा उदाहरण है बल राशियों के। तो इन उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण जो हमारा आता है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है। कैसे? कई बार इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है विस्थापन सदिश राशि है कि नहीं है। इसमें कंफ्यूजन का मेन पॉइंट ये है कि कई लोग सोचते हैं विस्थापन का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये गलत सूत्र है। विस्थापन का सूत्र दूरी बटे समय सब लोग सोचते हैं, फिर बोलते हैं दूरी भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, इसीलिए विस्थापन भी अदिश राशि होना चाहिए। ये गलत सूत्र है, इसीलिए विस्थापन में कंफ्यूजन आता है। तो विस्थापन कैसे सदिश राशि है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विस्थापन कहते किसे हैं? तो विस्थापन किसे कहते हैं? यह है पोजीशन 1, स्थिति 1, और यह है स्थिति 2। स्थिति प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का जो यहाँ पे रियल सूत्र निकल के आता है, जो विस्थापन का रियल फार्मूला आता है, वो है स्थितियों दो स्थितियों के बीच की दूरी, दो स्थितियों के बीच की दूरी बटे समय। तो बस दूरी बटे समय नहीं है, दो स्थितियों के बीच की दूरी है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे दूरी बटे समय में और दो स्थितियों के बीच की दूरी में क्या अंतर है? तो उसमें मेन अंतर यह है कि जो स्थिति है, जो सदिश है, स्थिति जो होता है, स्थिति जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोजीशन, पोजीशन सदिश राशि होती है। पोजीशन सदिश राशि होती है, तो ऊपर ये सदिश राशि हो गया, सदिश राशि बटे अदिश राशि, तो हमारा आंसर आ गया सदिश राशि। अब एक प्रश्न उठता है कि पोजीशन सदिश राशि कैसे है? हाउ पोजीशन इज ए वेक्टर। पोजीशन कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? जैसे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यह हो गया हमारा वाई एक्सिस, एक्स एच हो गया, वाई एच हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, और इस बिंदु का मूल बिंदु से पोजीशन बोलूं, मूल बिंदु से स्थिति बोलूं, तो बोलेंगे इसका मूल बिंदु से स्थिति, फिर दूरी बता देंगे कि सर यहाँ से ये 5 मीटर की दूरी पे है। तो 5 मीटर की दूरी पे है, तो बस दूरी बताने से ही इस बिंदु की स्थिति के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 5 मीटर तो मैं इधर भी ले सकता हूँ, 5 मीटर तो मैं इधर से भी ले सकता हूँ, 5 मिनट इधर से भी ले सकता हूँ, 5 मीटर इधर, कहीं भी मैं 5 मीटर चल सकता हूँ। तो कहीं भी 5 मीटर चलने से आप इस बिंदु पे नहीं पहुंच पाते। मान लीजिए इस बिंदु का नाम पी है, आप इस पी बिंदु पे पहुंचना चाहेंगे, तो बस दूरी बताने से ही इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है, इससे यह प्रूफ होता है कि इस बिंदु का स्थिति निर्धारण करने के लिए दूरी बताने के साथ साथ कोई एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी। तो दूरी बताने के साथ वो चीज जो हमको आपको और बतानी पड़ेगी वो है दिशा बताना। तो हम बोलेंगे कि जो बिंदु पी है, इसका करेक्ट स्थिति अगर आप बताना चाह रहे हैं, बिंदु पी का जो बिंदु पी है, इसका करेक्ट स्थिति आप बताना चाहते हैं, तो बिंदु पी का यहां से आपको दूरी भी बताना पड़ेगा, 5 मीटर है, प्लस एक्स एक्सिस के साथ इसका झुकाव भी बताना पड़ेगा कि थीटा बराबर 30 डिग्री पे है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे है, जो भी है। तो जब आप दो चीजें बता रहे हैं, एक तो दूरी बता रहे हैं और एक दिशा बता रहे हैं, मतलब परिमाण प्लस दिशा दोनों बता दिए, इससे सिद्ध होता है कि जो स्थिति है ये सदिश राशि है, जो स्थिति है सदिश राशि है। जब स्थिति सदिश राशि हो गया, जब स्थिति सदिश राशि हो गया, तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो है यह है दो स्थितियों के बीच की दूरी बटे समय, तो वेक्टर बटे स्केलर, तो यह भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो गया। तो मेन हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या था, हमारे में विस्थापन सदिश है कैसे? तो विस्थापन सदिश है, कई लोग बोलते हैं विस्थापन को भी परिभाषा ऐसे बोल देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो ये परिभाषा गलत है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये गलत है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को नहीं, दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, दो स्थिति है, पोजीशन P1 है, ये पोजीशन P2 है, ये पोजीशन P2 है, तो दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी जब हम बोलेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। और जैसे ही स्थिति बोल दिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया स्थिति कैसे सदिश होती है। स्थिति किसी का बताने के लिए बस दूरी बताना काफी नहीं होता है, स्थिति किसी का बताने के लिए उसका दिशा भी बताना पड़ेगा। तो जब आप दिशा बताने जाएंगे, तो जब दूरी मतलब परिमाण और दिशा दोनों बताना पड़ा, परिमाण की जरूरत पड़ी, दिशा की जरूरत पड़ी, इसका मतलब ये जो राशि है वो क्या है, सदिश राशि है। इससे पता पड़ता है कि स्थिति भी एक सदिश राशि है, और जो ये है विस्थापन है वो स्थिति से मिलकर बना है, इसलिए वो भी सदिश राशि है। यहाँ पे सदिश राशियों की श्रेणी में एक और अगर नाम डालना चाहेंगे तो वो नाम एक और डाल सकते हैं, स्थिति भी डाल सकते हैं, स्थिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन। तो पोजीशन एक वेक्टर होता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया सदिश राशि के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अदिश राशि है। अदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल
जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें अदिश भौतिक राशियां, अदिश भौतिक राशियां कहा जाता है या कहते हैं, उन्हें अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। तो यह एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, अदिश भौतिक राशियों को उदाहरण दीजिए। तो अदिश भौतिक राशियों का सबसे पहला उदाहरण हो गया दूरी, दूसरा उदाहरण हो गया समय, तीसरा उदाहरण हो गया चल, कार्य। ऐसे बहुत से अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और एक फेमस उदाहरण बता रहा हूँ आप लोगों को। अदिश राशियों का सबसे फेमस उदाहरण जो है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक हो गया फेमस उदाहरण में विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है। दूसरा दाब अदिश राशि है। ये दोनों भी अदिश राशि है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सब भी अदिश राशि में है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये उठता है, नेक्स्ट पॉइंट ये उठता है कि हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट मैं आपसे पूछूंगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है क्यों? सबसे पहले तो यही बात हुआ कि सर इसको नहीं पूछे क्यों, इसको नहीं पूछे क्यों, इसको नहीं पूछे क्यों, इसको नहीं पूछे क्यों, इसको ही पूछ रहे हैं क्योंकि विद्युत धारा में कंफ्यूजन आता है। तो आप आपको बताएंगे विद्युत धारा में क्या कंफ्यूजन आता है। जैसे जैसे मान लीजिए ये कोई एक बैटरी है, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। तो, तो करंट इधर से बह रहा है, इधर आई 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो मैं आपसे बोलूं कि जो करंट जा रहा है, करंट है जो विद्युत धारा है, यहाँ पे जो विद्युत धारा है 5 एम्पियर है। ऐसे तार में विद्युत धारा 5 एम्पियर बह रही है। तो मैं आपसे बोलूं परिमाण कितना है, परिमाण कितना है? आप बोलेंगे परिमाण ये जो आगे लिखा है यही परिमाण हो गया। मैं बोलूंगा दिशा कितना है, तो आप भी इसका कुछ ना कुछ दिशा बता देते हैं, बता सकते हैं। इसका दिशा एक्स अक्ष की तरफ है, इसका दिशा या तो आप क्लॉकवाइज बोल सकते हैं या इसका दिशा एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ऐसे कोई ना कोई दिशा बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आता है कि इसका दिशा भी है, इसका दिशा भी है, परिमाण भी है और साथ में इसका एक निश्चित दिशा भी है। तो जब परिमाण और दिशा है तो ये देखने में तो सदिश जैसा लग रहा है, लेकिन ये सदिश होता नहीं है, ये अदिश होता है। तो क्यों ऐसा है कि ये अदिश है? तो इसका आंसर ये है, इसका उत्तर ये है कि जो विद्युत धारा होता है वह सदिशों के संयोजन के नियम का पालन नहीं करता है, सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करता है। तो उसका आंसर लिखेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा में परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। परंतु परंतु यह सदिशों के, परंतु यह सदिशों के नियम का पालन, सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है, न सदिशों के योग का नियम का पालन करती है, न सदिशों के त्रिभुज का नियम का पालन करती है, न सदिशों के त्रिभुज नियम चतुर्भुज नियम का पालन करती है। इस प्रकार सदिशों के किसी भी नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए इसमें परिमाण एवं दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा को अदिश राशि माना जाता है। इसलिए मैंने लिखा है विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परंतु सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए इसलिए यह एक अदिश राशि होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कंफ्यूजन वाला, क्वेश्चन नंबर 2 राशि में, क्वेश्चन 2 कि जो दाब है, दाब अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है कैसे?
दाब अदिश राशि है कैसे? तो कंफ्यूजन उठने का सबसे मेन कारण यह है इसमें दाब में, कि दाब जो होता है, दाब का क्षेत्र, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इसमें सभी लोग सोचते हैं कि जो बल है ये सदिश राशि है और क्षेत्रफल जो है अदिश राशि है, तो सदिश राशि बटे अदिश राशि, तो दाब तो सदिश राशि होना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, दाब एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि होने का कारण क्या है? तो जो दाब का सूत्र होता है उसका मेन सूत्र होता है दाब का लंबवत बल, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। तो इसका मेन मीनिंग क्या निकला, मतलब आप इससे क्या, हम इससे क्या बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, बॉक्स है कोई एक, इसमें कोई गैस भरी है, इसमें कोई गैस भरी है, कोई गैस भरी है। तो गैस जो दीवार है, जो बॉक्स की दीवार है, बॉक्स की दीवार पे एक बल लगाती है, एक बल लगाएगी, इसके अणु जाके बॉक्स की दीवार पे टकराएंगे। तो जो बल लंबवत लग रहा है, जो बल इस दीवार से लंबवत है, लंबवत का मतलब है कि इस दीवार से 90 डिग्री पे है, उसी बल को ही हम लोग दाब के लिए कंसिडर करेंगे। अगर अगर बल 90 डिग्री पे नहीं है तो दाब में नहीं आएगा। जैसे कोई बल इस दीवार पे ऐसे लग रहा है, ऐसे, तो ये जो बल ऐसे लग रहा है इसको हम लोग दाब निकालने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, दाब निकालने के लिए नहीं करेंगे। इस बल का वियोजन कर देंगे, इस बल को ऐसे वियोजन कर देंगे तो ये लंबवत बल मिल गया, और इस बल का वियोजन करके ऐसे बढ़ा लेंगे, ये लंबवत मिल गया इस दीवार पे। तो इस बल के कारण, इस बल के कारण जो दाब आया, इस बल के कारण नहीं दिखेंगे, जो किसी एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, जो थीटा एंगल पे लग रहा है इसको नहीं देखेंगे हम लोग। इसका वियोजन जो करेंगे, ये जो वियोजन करेंगे, ये वाला जो इस दीवार पे लगाएगा, और वियोजन के बाद ये वाला जो इस दीवार पे लगाएगा, तो ये लंबवत बल जो लगाएगा उसी को हम दाब में कंसीडर करेंगे। तो आप बोलेंगे सर लंबवत बल लग गया तो इससे क्या मतलब हुआ? बल तो लंबवत बल हो चाहे लंबवत ना हो, फिर भी तो बल तो सदिश ही हुआ, लेकिन दाब फिर अदिश कैसे हो गया? तो लंबवत बल लगने के कारण, लंबवत बल लगने के कारण, परपेंडिकुलर बल लगने के कारण, बल की जो दिशा है, बल में दो है, परिमाण और दिशा है, तो बल की जो दिशा है वो बल की दिशा निश्चित हो गई। इसको आप कभी इसको आप कभी बदल ही नहीं सकते, बल की दिशा निश्चित हो गई। अगर कोई और दिशा में बल लग रहा है तो फिर वो दाब नहीं बोला जा रहा है। तो इसीलिए ऐसा हुआ कि इसके पास दिशा है, बल के पास दिशा तो है, लेकिन इस दिशा का कोई महत्व नहीं है, दिशा निश्चित हो जा रही है। जब दिशा निश्चित हो जा रही है तो बल में बच क्या रहा है? जब दिशा निश्चित हो रहा है तो बस केवल परिमाण बच रहा है, परिमाण बच रहा है। बल में जब केवल बस परिमाण बच रहा है, तो इस कारण से दिशा का महत्व खत्म हो गया। तो इस कारण से बल यहाँ पे अदिश राशि की तरह व्यवहार कर रहा है, तो अदिश बटे अदिश एक अदिश राशि आ गई। तो इसका आंसर, उत्तर आप लोग कैसे देंगे, एक बार मैं जो समझा दिया हूं, अब इसको सही शब्दों में लिख दूंगा एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। दाब एक अदिश राशि होती है, दाब एक अदिश राशि होती है क्योंकि क्योंकि दाब में लगने लगने वाला बल सदैव, सदैव मतलब हमेशा लंबवत होता है, लगने वाला बल सदैव लंबवत होता है। इसलिए इसलिए केवल परिमाण का ही महत्व रह जाता है, इसलिए केवल परिमाण का ही महत्व रह जाता है। जब केवल परिमाण बचा तो दाब क्या हो जाती है? दाब अदिश राशि होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि दाब अदिश राशि होती है तो क्यों होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दो भौतिक राशियां थी, एक स्केलर वेक्टर, स्केलर भौतिक राशि, और एक हो गया सदिश भौतिक राशि, अदिश भौतिक राशि। अब नेक्स्ट भौतिक राशियों में है प्रदिश, प्रदिश भौतिक, प्रदिश भौतिक राशि, प्रदिश भौतिक राशि, प्रदिश भौतिक राशि है। तो हम लोग देखेंगे प्रदिश भौतिक राशियां किसे कहते हैं। देखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशि है
जिनके जिनकी दिशा बदलने पर, ऐसी और भौतिक राशियां जिनकी दिशा जिनकी दिशा बदलने पर उनका परिमाण भी बदल जाता है, परिमाण बदल जाता है, उन्हें उन्हें प्रदिश भौतिक राशि उन्हें प्रदिश भौतिक राशि कहा जाता है। उन्हें प्रदिश भौतिक राशि कहा जाता है। उदाहरण, प्रदिश भौतिक राशि का उदाहरण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, दूसरा होता है प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल को इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेस, और जड़त्व आघूर्ण को इंग्लिश बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पता है आपको? तो जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है, यह प्रदिश राशि कैसे है? जड़त्व आघूर्ण प्रदिश राशि कैसे है? जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं ये नहीं बता रहा हूँ, आगे आएगा चैप्टर में। तो ये प्रदिश राशि कैसे, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। जैसे मैं बोला कि कोई एक रोड है, ऐसे कोई एक रोड है, ये ऐसे कोई एक रोड है, फिर कोई रोड हो गया, रॉड को इस बिंदु के अबाउट घुमाएंगे। जैसे आपका कलम हो गया, आप अपने पेन हो गया, आपका पेन के किनारे पे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, इसको किनारे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आई होता है ml स्क्वायर बाई 3। इसका ml स्क्वायर बाई 3 होता है जब आप यहां से पकड़ घुमा रहे हैं, इस किनारे से पकड़ के घुमा रहे हैं। और जब इसी रॉड को आप 20 से पकड़ के घुमाएंगे, जब इसी रॉड को 20 से आप पकड़ के घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। जैसे ये सेम रॉड है, सेम रॉड है, अगर आप इस रॉड को 20 से पकड़ के घुमा रहे हैं, यहां से पकड़ के घुमा रहे हैं, यहां से इस पॉइंट के अबाउट, अबाउट मतलब होता है चारों तरफ, इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, यहां से पकड़ के घुमा रहे हैं, ऐसे यहां से घूमेगा। जब इस पॉइंट के अबाउट पकड़ घुमा रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। तो द्रव्यमान तो सेम है, इसका द्रव्यमान तो इसका सेम है। जैसे 5 किलोग्राम का रॉड है तो यहाँ भी 5 किलोग्राम का रॉड है। अगर इसकी लेंथ L बराबर 2 मीटर है तो इसकी भी लेंथ L बराबर 2 मीटर है। तो द्रव्यमान और दूरी तो सेम है, रॉड की, रॉड पूरा सेम है, रॉड को कुछ आप बदल नहीं रहे हैं, बस दिशा बदल दी है, दिशा बदल दी तो उनका परिमाण बदल गया। यहाँ पे परिमाण कुछ और आएगा, यहाँ पे परिमाण कुछ आएगा, इसीलिए प्रदिश भौतिक राशि इसे बोलेंगे। वे भौतिक राशियां जिनकी दिशा बदलने के, बस दिशा आप बदले हैं, कुछ ज्यादा नहीं बदले हैं, दिशा बदलने पे उनका परिमाण बदल जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रदिश भौतिक राशि। ठीक है, ये दिशा क्या था, पहले यहाँ से घुमा रहे थे, इस किनारे से घुमा रहे थे, अब 20 से घुमा रहे हैं, 20 से घुमा रहे हैं, बस। तो दिशा बदलने से परिमाण बदल गया, यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 3 आएगा, यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 12 आएगा। तो इसीलिए यह प्रदिश राशि है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रतिबल है, यहाँ पे प्रतिबल, प्रतिबल प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस। तो प्रतिबल किसे कहते हैं ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सोम में आएगा, ये थर्ड सेमेस्टर में सोम में आपको इसके ऊपर बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, प्रतिबल किसे कहते हैं। तो प्रतिबल कैसे टेंसर है, प्रतिबल कैसे टेंसर है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखते हैं प्रतिबल कैसे टेंसर है। तो ये हो गया रॉड, इस रॉड के एक किनारे पे लग रहा है फोर्स F, दूसरे किनारे पे लग रहा है फोर्स F। तो इस रॉड का क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन का मतलब एक बगल वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन का मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जो इसके बगल का क्षेत्रफल होता है, बगल, ये बगल वाला, कौन सा बगल वाला, ये बगल वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये बगल वाला, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसको जब मैं फ्रंट व्यू से यहां से देखूंगा तो एक सीधी लाइन दिखेगी, ये सीधी लाइन है, फ्रंट व्यू देखने से सीधी लाइन दिखेगी। तो यहां पे इस रॉड के कड़ है, यहाँ पे इस रॉड के कड़ है, यहाँ पे इस रॉड के ऐसे से कड़ है, सब कड़ को मैं ऐसे बना रहा हूँ, सब कड़ ऐसे, सब भाई है अपना बैठे हैं हमसे, सब रॉड के कड़ है, ऐसे रॉड के कड़ है। मैं बहुत बड़ा बड़ा कड़ बना रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं,
अराहत के अणु इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना दिया आपको जल्दी से समझाने के लिए। तो जब इधर से फोर्स लगा इस पे, जब यहां से कोई फोर्स इसको खींचा, कोई बल इसको खींचा, इसको महसूस हुआ, सभी हाथ पकड़ के बैठे थे, सबके बीच में आकर्षण बल था, इसको महसूस हुआ कोई इनको बाहर से खींच रहा है। ये बगल वाले को बताया कि कोई इनको बाहर से खींच रहा है, ये बोला बगल वाले को कोई इनको बाहर से खींच रहा है, तीनों बाहर था। तो ये सब मिलके इसके उल्टा दिशा में अंदर की तरफ फोर्स लगाने लगेंगे। तो जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये लगाने लगेंगे फोर्स। हर क्रॉस सेक्शन पे ऐसा लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, सब जगह लगेगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक जगह पे दिखा रहा हूँ ये फोर्स। तो प्रतिबल का जो सूत्र होता है, प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबल का जो सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। ये कौन सा बल होता है? ये आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है। तो जो ये अंदर बल रहा है, जो बल आप बाहर से लगाए हैं, इसके प्रतिरोध में जो ये अंदर से बल लग रहा है, जो अंदर से बल लग रहा है, इस बल का मान और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल बना है बगल में ऐसे वाला, तो तिरछे देखने पे, यहां से देखने पे जो दिखेगा, इस क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो जो राशि निकल के आती है उसी राशि को हम बोलते हैं प्रतिबल। अब देखिए प्रतिबल कैसे टेंसर है, कैसे दिशा बदलने से, कैसे दिशा बदलने से ये बदल जा रहा है, कैसे दिशा बदलने से बदल जा रहा है ये सब। चलिए तो देखते हैं। जो क्षेत्रफल आपने ऐसे सीधा लिया था, ये सीधा क्षेत्रफल लिया था, सीधा, ये सीधा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, इसी क्षेत्रफल की दिशा को मैंने बदल दिया, ये क्षेत्रफल को मैंने तिरछा कर दिया। बल अब भी F लग रहा है, सिग्मा बराबर प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, बल में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, बस मैं अब इस क्षेत्रफल को तिरछा कर दिया। तो जब मैं क्षेत्रफल को तिरछा कर दिया तो इस पे फोर्स ऐसे सीधे लग रहा है, फोर्स ऐसे सीधे लग रहा है, तो फोर्स की दिशा में ही आपको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो इस क्षेत्रफल को वियोजित करना पड़ेगा, इस क्षेत्रफल को वियोजित करना पड़ेगा। तो जो क्षेत्रफल पहले था अब उससे बदल चुका है ये, तो ये क्षेत्रफल की दिशा बस बदल दी, क्षेत्रफल को ऐसे था उसको तिरछा कर दिए। तो क्षेत्रफल की दिशा बदलने की वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा वो अलग आ जाएगा, क्योंकि ये जहाँ पे ये क्षेत्रफल है कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को वियोजित करने पे कैसे चेंज होता है, कितना चेंज होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक के अंदर आता है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन टॉपिक के अंदर वो आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, ये क्षेत्रफल की दिशा बदलने से स्ट्रेस पूरा पूरा बदल जाएगा, क्योंकि ये इसके दिशा के विरुद्ध समानुपाती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं दिशा ऐसा ले लिया, ये जो क्षेत्रफल यहाँ पे था इसको मैं ऐसे ले लिया ऐसा, तो नया स्ट्रेस निकल के आएगा। फिर मैं इसको ऐसे ले लिया तो नया स्ट्रेस निकल के आएगा। ये क्षेत्रफल को मैं ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, तो क्षेत्रफल को मैं जैसे जैसे घुमाता जाऊंगा वैसे वैसे ही नया नया स्ट्रेस मिलता चला जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्ट्रेस को हिंदी बोलते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं आपको समझाने का प्रयास किया, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, प्रदिश राशि किसे कहते हैं। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो जब इस पॉइंट को आगे बढ़ा के अब ध्यान से देखेंगे तो जो अदिश राशि थी, अदिश राशि, जो अदिश राशि थी, दिशा का कोई महत्व नहीं था, कोई भी दिशा नहीं थी। जो सदिश राशि थी, जो सदिश राशि थी, सदिश राशि के अंदर एक दिशा थी, सदिश राशि के अंदर एक दिशा थी, एक दिशा है। कौन सी दिशा है? अगर बल है तो बल की दिशा है। और जो प्रदिश राशि थी, प्रदिश राशि थी, उसके अंदर दो दिशा थी, दो दिशा थी। बोलोगे सर कैसे दो दिशा थी इसके अंदर? तो ये जो बल है, एक तो बल की दिशा है, ये बल की दिशा चेंज करोगे तब तो प्रतिबल चेंज हो जाएगा, वो तो है ही। और एक क्षेत्रफल की दिशा चेंज करने से भी प्रतिबल चेंज हो रहा था। तो बल के अंदर, प्रदिश राशि के अंदर दो दिशा थी। तो यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा। वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? सभी भौतिक राशियां, सभी भौतिक राशियां, सभी भौतिक राशियां प्रदिश भौतिक राशियां होती है। सभी भौतिक राशियां प्रदिश भौतिक राशियां होती है। बोले कौन सी बात हो गई?
सभी भौतिक राशियां प्रतिदिश भौतिक राशियां कैसे होती है, तो उसी को बताएंगे। सभी भौतिक राशियां प्रतिदिश भौतिक राशियां कैसे होती है। जैसे जो अदिश भौतिक राशि है, ये अदिश भौतिक राशि है। अदिश अदिश भौतिक राशि को दिखाने के लिए कितने दिशा की जरूरत पड़ी? एक भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। जीरो दिशा, जीरो दिशा। इसको दिखाने के लिए एक दिशा की जरूरत पड़ी और इसको दिखाने के लिए दो दिशा की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए जो अदिश भौतिक राशि है, तो अदिश भौतिक राशि को अदिश अदिश भौतिक राशि को बोलते हैं जीरो डिग्री टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि इसको जीरो एक भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ी। और जो दूसरी भौतिक राशि होती है, सदिश भौतिक राशि होती है, सदिश भौतिक राशि को बोलते हैं 1 डिग्री टेंशन। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बल एक सदिश राशि है, तो बल की दिशा को चेंज करोगे तो राशि चेंज हो जाएगा। और कोई भी सदिश राशि है, जैसे त्वरण है, तो त्वरण की दिशा को चेंज करोगे तो राशि चेंज हो जाएगा। एक दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह जो प्रतिदिश भौतिक राशियां जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको प्रतिक भौतिक राशियां बोलिए, चाहे 2 डिग्री टेंसर बोल दीजिए, 2 डिग्री टेंसर बोल दीजिए, एक ही बात है। तो अदिश भौतिक राशि को 0 डिग्री टेंसर, सदिश भौतिक राशि को 1 डिग्री टेंसर, प्रतिदिश भौतिक राशि को 2 डिग्री टेंसर बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, सदिश, अदिश और प्रतिदिश भौतिक राशियां। तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन जो भी कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है पिंड की अवस्था। पिंड की अवस्था, पिंड की अवस्था बस बोलो, चाहिए हेडिंग बस रहेगा अवस्था किसे कहते हैं। मैकेनिक्स के अंदर अवस्था क्या है, अवस्था को ही इंग्लिश में बोल रहे हैं स्टेट। स्टेट, स्टेट ऑफ बॉडी, अवस्था, बॉडी की, पिंड की अवस्था। तो अवस्था किसे कहते हैं, देखिए, तो किसी बॉडी, किसी पिंड की कंडीशन, किसी पिंड की कंडीशन को, कंडीशन मतलब शर्त को, किसी पिंड की शर्तों को उसकी अवस्था कहते हैं। किसी पिंड की शर्तों को उसकी अवस्था कहते हैं। बोलो ये कौन सी बात है, समझ में नहीं आया? तो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अवस्था कितने प्रकार की होगी, अवस्था कितने प्रकार की, यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। अवस्था 2 प्रकार की होती है। तो अवस्था, पिंड की अवस्था, ये 2 प्रकार की होती है। या तो पिंड विराम अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था, विराम अवस्था, या विराम अवस्था बोलते हैं रेस्ट, रेस्ट मोशन में है, रेस्ट में है। या तो गति अवस्था में रहेगा, गति अवस्था, इसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। अब मोशन जो है वह 3 प्रकार का होगा। एक होगा ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन मतलब सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति करेगा, सीधे सीधे। दूसरा होगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इसको बोलेंगे घूर्णन गति, घूर्णन गति। तीसरा होगा जनरल मोशन, जनरल मोशन मतलब सामान्य मोशन। सामान्य मोशन में क्या जाएगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों आ जाएगा। सरल गति और घूर्णन गति को मिला के बनता है जनरल मोशन, सामान्य मोशन। ये हो गया अवस्था का प्रकार, स्टेट का प्रकार, अवस्था का प्रकार। लेकिन भाई पहले तो यही बात हो गया कि अवस्था किसे कहती है, यही समझ में नहीं आया। आपने कंडीशन ऑफ बॉडी बोल के आगे बढ़ गए, बॉडी की शर्तों को अवस्था कहते हैं, ये बोल के आगे बढ़ गए। तो फिर कैसे बात पूरा होगा, कंडीशन ऑफ बॉडी। तो कंडीशन ऑफ बॉडी देखिए, कंडीशन ऑफ बॉडी क्यों बोला गया है उसके बारे में बता रहे हैं। कंडीशन मतलब है कोई पिंड है, कोई पिंड है, कोई भी पिंड है, इसकी आप शर्त बताइए, उसकी अवस्था में आप अपने आप बता दूंगा। जैसे पहला शर्त आपने बताया, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वैसे ही मैंने बता दिया गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में, विराम अवस्था में नहीं है। दूसरा आपने उसका बताया कि उसका वेग 0 है, उसका वेग 0 है, तो मैं बोल दिया विराम अवस्था में है। विराम अवस्था मतलब जैसे ही आप कंडीशन बता रहे हैं, बॉडी का कंडीशन बता रहे हैं, बॉडी का
शर्त बता रहे हैं, वैसे हम पिंड की अवस्था बता दे रहे हैं। तो अवस्था अवस्था ठोस द्रव गैस वाली अवस्था नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, भैया पदार्थ की अवस्था तो हमने पढ़ा है ठोस द्रव गैस, तो आप सर यहाँ पे बता रहे हैं अवस्था दो प्रकार की होती है, विराम अवस्था एवं गति अवस्था। तो जो पदार्थ की अवस्था आप लोगों ने पढ़ा है ठोस द्रव गैस के रूप में, उसमें क्या होता है कि जो पिंड होता है, जो पिंड होता है, ये पिंड होता है, जो बॉडी होती है, ये बॉडी के कण टूट सकते हैं, टूटने का छूट रहता है। जिस जिस जहां पे बॉडी के कणों को टूटने का छूट रहता है, एक बॉडी का एक कण दूसरे कण से दूर जा सकता है, वहां पे ही पदार्थ की तीन अवस्था ठोस द्रव गैस होती है। लेकिन जो मैकेनिक्स ब्रांच है, इसका मैंने मैकेनिक्स की परिभाषा पढ़ाया था, तो मैकेनिक्स की परिभाषा में मैंने बताया था आपको, मैकेनिक्स में दृढ़ पिंड का अध्ययन करना है। दृढ़ पिंड मतलब रिजिड बॉडी का अध्ययन करना है, जिसको मैं बोला था कि मैं आगे बताऊंगा कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, तो वही बताने का समय आ गया, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। जब आप रिजिड बॉडी समझ जाएंगे कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, तो आप ये भी समझ जाओगे कि उसके कण दूर दूर क्यों नहीं हो रहे हैं, उसमें दो ही विराम अवस्था और गति अवस्था की ही बात क्यों कर रहे हैं, कि उसमें ठोस द्रव की बात नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दृढ़ पिंड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड को बोलते हैं रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड को बोला जाता है रिजिड बॉडी इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, दृढ़ पिंड की परिभाषा लिखेंगे। ऐसा पिंड, ऐसा पिंड जिसमें 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 बाह बल लगाने पर, जिसमें बोलेंगे या जिसपे बोल सकते हैं, जिसमें बाह बल लगाने पर, जिसमें जिसपे, एक मिनट, जिसपे जिसमें बाह बल लगाने पर, जिसमें बाह बल लगाने पर, ऐसा पिंड जिस पे या जिस पर बाह बल लगाने पर पिंड के आकार में, पिंड के आकार में नगण्य परिवर्तन होता है। पिंड के आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, उसे दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड या इंग्लिश में उसी को रिजिड बॉडी करते हैं, उसे दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी करते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऐसा पिंड जिसमें बाह बल लगाने पर पिंड के आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, उसको हम लोग दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक, तो जैसे कोई एक पिंड है, एक पिंड है, पृथ्वी में रखा है, एक बॉडी है, पिंड है, बॉडी पिंड, इसके ऊपर चाहे जितना बल लगा दिए, 10 हाथी के बराबर बल लगा दिए, चाहे ऐसा बोलो कि कोई महाबली खली भी, खली आके बल, 10 हाथी और ग्रेट खली भी बल लगा दिया, अगर बल लगाने के बाद जेसीबी भी लाके लगवा सकते हो, जेसीबी भी लगा दे कोई, एक एक कण इसका यहाँ पे था, एक कण यहाँ पे था, तो बल लगाने के बाद कणों के बीच की दूरी न बदले। कणों के बीच की दूरी का मतलब, नहीं बदलने का मतलब है इसका आकार नहीं बदल रहा है, आकार न बदले, मतलब आकार में नगर परिवर्तन, नगर परिवर्तन का मतलब होता है कि न बदले, तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड बोलेंगे। तो अब पुराने क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, जब पिंड का आकार नहीं बदलेगा, जब पिंड का आकार बदलेगा ही नहीं, तो गैस और द्रव के बारे में बात करने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है। इसीलिए मैकेनिक्स के अंदर केवल ठोस के बारे में पढ़ना है, और वो भी कैसा ठोस, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई पिंड पृथ्वी पे है जिसपे अनंत बल लगा दे, असीमित बल लगा दे और उसके आकार में परिवर्तन न हो? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे परफेक्ट रिजिड बॉडी। परफेक्ट रिजिड बॉडी, परफेक्ट रिजिड बॉडी मतलब ऐसा 100%, 100% रिजिड हो, तो परफेक्ट रिजिड बॉडी काल्पनिक है, काल्पनिक होती है, मतलब ऐसा कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है जो इसमें बल लगाने के बाद 100% वो न बदले, सब बॉडी कुछ ना कुछ बदलती है, लेकिन हम लोग इसको एक काल्पनिक मान के अध्ययन करते हैं। परंतु जितनी भी रिजिड बॉडी होगी, परंतु जितनी भी बॉडी होगी वो पदार्थ से मिलकर बनी होती, परंतु सभी रिजिड बॉडी, परंतु सभी रिजिड बॉडी पदार्थ से ही मिलकर बनी होती है, पदार्थ से मिलकर बनी होती है, पदार्थ से मिलकर बनी होती है।
तो आते हैं नीचे डिफिनेशन में। तो पदार्थ के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, पदार्थ के बारे में भी थोड़ा देखेंगे हम लोग। पदार्थ, पदार्थ को ही बोलते हैं मैटर, इसी को बोलते हैं सब्सटेंस। कोई पूछेगा पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ऐसा वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के प्रकार बोलेगा तो बोलोगे पदार्थ के प्रकार भैया किस रूप में बताएं। पदार्थ का प्रकार डायरेक्ट ठोस, द्रव, गैस मत बता देना। तो भौतिक आधार पे बोले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, बोले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक आधार पे पदार्थ और एक होता है रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पे पदार्थ मैं बता सकता हूँ उसे बोलो, और रासायनिक आधार में बता सकता हूँ। भौतिक आधार पे पदार्थ की बात करेंगे। भौतिक आधार पे पदार्थ के प्रकार 5 प्रकार का होता है। भौतिक आधार पे प्रकार, पहला प्रकार है ठोस, दूसरा प्रकार है द्रव, तीसरा प्रकार है गैस, चौथा प्रकार है प्लाज्मा, पांचवा प्रकार है बोस आइंस्टीन संगणित। बोस आइंस्टीन संगणित, बोस आइंस्टीन कंडेंस, ये हो गया भौतिक आधार पे पदार्थ के प्रकार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस अपने मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर ऐसे पिंड के बारे में पढ़ते हैं जिसके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तित न हो, अर्थात दृढ़ पिंड हो। तो द्रव के अणु के बीच में स्थान आसानी से घट बढ़ जाता है, द्रव के अणु के बीच में स्थान आसानी से घट बढ़ जाता है। तो इन सब पदार्थ का अध्ययन हम मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। मैकेनिक्स में दो ही प्रकार ठोस का ही अध्ययन करेंगे। अब ठोस में भी 2 प्रकार का होता है। एक ठोस में होता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड का मतलब ये हो गया इसमें बल लगाओगे इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। और एक होगा डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल बॉडी। जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है उसका अध्ययन हम लोग मैकेनिक्स के अंदर नहीं करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये है इसके ऊपर आप बल लगाएंगे तो वो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलो या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलो या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलो, इस विषय के अंदर पढ़ते हैं। और यह विषय पढ़ाया जाता है 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में मैकेनिक्स के आगे का विषय। तो ठोस के बारे में पढ़ना है लोगों को, लेकिन जो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है वो रिजिड बॉडी के लिए पढ़ना है, बस केवल दृढ़ पिंड के लिए पढ़ना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ठोस भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और पदार्थ का एक और क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ। तो जो गैस होता है, जो गैस होता है और द्रव होता है, इन दोनों को मिलाकर तरल बोलते हैं। तरल को इंग्लिश बोलते हैं फ्लूइड। तो तरल किसे कहते हैं, जिसमें बहने का गुण होता है उसको लोग तरल बोलते हैं, ठीक है। और उसका मेन डिफिनेशन जो है तरल पदार्थ का, ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपको बताएंगे। तो इसके ऊपर भी एक विषय बना है, उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा के अंदर अपने हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स बोलते हैं इसी विषय को। तो यह विषय आता है मैकेनिकल में 4th सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर में इसको पढ़ना, जिसमें द्रव और गैसों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है रासायनिक आधार पे, इसका प्रकार पदार्थ का। तो रासायनिक आधार पे पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक आधार पे पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। एक होता है शुद्ध पदार्थ, पहला होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा नहीं जिसमें कोई मिलावट नहीं उसको शुद्ध बोल देते हैं, परिभाषा गलत है। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है, ऐसा पदार्थ जो निश्चित प्राकृतिक अनुपात में पाया जाता है उसको लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो निश्चित प्राकृतिक अनुपात में पाया जाए उसको शुद्ध पदार्थ करते हैं। मतलब जो भगवान ने अनुपात मिला के भेजा है, जो ऊपर वाले ने अनुपात मिला के भेजा है वही अनुपात रहेगा तो आप उसको शुद्ध बोलोगे। और उस अनुपात के साथ आपने कोई बदलाव कर दिया तो उसको अशुद्ध बोल देते हैं, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है यौगिक, ठीक है। जैसे यौगिक में देखोगे तो NaCl है,
तो NaCl में Na और Cl की तो मिलावट है, इसमें Na भी मिला है, Cl भी मिला है, क्या अशुद्ध है? नहीं, ये शुद्ध है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे जिसमें मिलावट होती है वो शुद्ध पदार्थ होता है और जिसमें मिलावट नहीं होती वो अशुद्ध पदार्थ होता है, ऐसा नहीं है। इनमें Na और Cl मिला है, दोनों मिला है, तो इसको ऊपर वाले ने जितना बना के मिला के भेजा था उसी अनुपात में मिला है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो यौगिक एक शुद्ध होता है। तत्व तो कितने हैं? तत्व 118 वर्ष सारे में जो पाए जाते हैं वो सभी शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो अशुद्ध पदार्थ के भी प्रकार को देखेंगे। तो अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अशुद्ध पदार्थ मिश्रण और एक होता है अशुद्ध पदार्थ विलयन। ठीक है भाई, तो मिश्रण दो प्रकार के होगा, समांगी समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। और इसी तरह विलयन में बहुत से प्रकार हो जाएंगे, जैसे कोलाइडी विलयन, निक्षेपण, निलंबन, बफर विलयन, ऐसे बहुत से विलयन विलयन हो जाएंगे। तो ये रासायनिक आधार पे पदार्थों का जो वर्गीकरण, इसको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना रहता है, इसको हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने इंजीनियरिंग के अंदर। जो भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण है इसी को पढ़ना है। तो भौतिक आधार पर पदार्थ कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संगणित। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संगणित का यूज बहुत कम होता है। ठोस में भी हम लोग दो विषय पढ़ते हैं। अगर ठोस पे बल लगाने के बाद उसके आकार में जरा भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, दो अणुओं के बीच की दूरी में जरा भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसे ठोस हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड बोलेंगे। और इसके लिए हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स विषय पढ़ेंगे। और अगर बल लगाने के बाद एक निश्चित परिवर्तन आ जाता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर परिवर्तन आ जा रहा है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सोम विषय पढ़ेंगे। और बल लगा रहे हैं और प्रत्यास्था सीमा के बाहर चला जा रहा है, बल मतलब परमानेंटली डिफॉर्म बॉडी हो जा रहा है, इसमें बल लगा के वापस हटाएंगे ना, बॉडी अपने ऐसे बल लगाएंगे, कण यहाँ से आ जाएगा, बल हटाएंगे कण वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, तो उसका अध्ययन सोम के अंदर करेंगे। और बल लगाए और प्रत्यास्था लिमिट के बाहर बल लगा दिए। प्रत्यास्था लिमिट के बाहर बल लगाने का मतलब है कि ऐसा बल लगाए वो उसको, ये जो कण यहाँ पे था परमानेंट यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे नहीं आया, तो फिर मतलब वहीं पर रुक गया जाके कण। तो ऐसे भी इसके लिए एक विषय बना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। इसके लिए जो विषय बना उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। सब विषय के बारे में शुरू में आपको बता दिया हूं, तो ये प्रोडक्शन विषय हो गया। मतलब एक ऐसा लोहा था, एक ऐसा लोहा, आपने ऐसा हथौड़ा इस पे जमा के मारा है, ऐसा हथौड़ा जमा के, यहाँ का जो कण था यहाँ के बैठ गया, हथौड़ा जमा के मारा। तो प्रोडक्शन वर्कशॉप में जो काम करते हैं वो लोग, हम लोग, बॉडी तो ठोस ही रहता है, ठोस पे ही काम करते हैं, लोहा ही है, लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन करते हैं, अस्थायी रूप से विरूपण करते हैं। और रिजिड बॉडी में तो विरूपण होगा ही नहीं, इसमें होगा प्रत्यास्था सीमा के अंदर होगा, बल हटाओगे वापस आ जाएगा। अगर बल लगाने के बाद कण अपनी अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा तो समझ लेना परमानेंट डिफॉर्मेशन है। उसके लिए हम लोग प्रोडक्शन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं बताया था, अब उसमें आ जाओ, एक चीज और बताते हैं फ्लूइड के बारे में, जो मैं थोड़ा हल्का उसमें छोड़ दिया था। फ्लूइड बगल में लिखा था कोने में, तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड को ही भाई हिंदी बोलते हैं तरल। ठीक है, तरल बोलते हैं। तो फ्लूइड दो प्रकार का होता है, फ्लूइड दो प्रकार का होता है। एक होता है द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, और एक होता है गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं। तो फ्लूइड दो प्रकार का होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। ठीक है, जिसमें बहने का गुण होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो आप लोग ये सब बातें सीख रही है। तो लिक्विड और गैस जो होता है, दोनों के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा लिक्विड है जिसके ऊपर बल लगाने को दब नहीं रहा है, उसको बोलते हैं असंपीड्य, असंपीड्य, असंपीड्य तरल। तरल का एक प्रकार असंपीडन, और एक ऐसा बल लगाने पे दब जा रहा है, इसको बोलते हैं संपीड्य तरल। जैसे ये है असंपीड्य तरल में क्या है, इसमें इंग्लिश बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और जो है इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो पेज चेंज कर लेंगे। तो जो ऐसा फ्लूइड है जिसपे बल लगाने पे उसको आप दबाएंगे, वो दबे ना, तरल ऐसा भी बल लगाने पे दबे ना, तो उसके लिए जो विषय पढ़ते मैंने आपको बता दिया था वो है फ्लूइड मैकेनिक्स।
और इसी इसी विषय को बोलते हैं अपने डिप्लोमा के अंदर हाइड्रोलिक्स। इसी विषय को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स। और जो ऐसा पदार्थ, ऐसा तरल पदार्थ जिसपे बल लगाने पे वो संपूर्ण हो जा रहा है, मतलब दब जा रहा है, तो उसके लिए एक विषय आता है रियोलॉजी। रियोलॉजी जो बीटेक में पढ़ते हैं, बीटेक के भी कुछ ही कॉलेज में होता है, नहीं तो मैक्सिमम कॉलेज में नहीं होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ज्यादातर एमटेक में पढ़ते हैं रियोलॉजी के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको कब मिलेगा, मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स आपको कब मिलेगा, ये मिलेगा आपको फोर्थ सेमेस्टर में। ये फोर्थ सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, तो ये सब इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, तो अब धीरे धीरे हम लोग मैकेनिक्स के पार्ट में घूमेंगे। तो शुरू शुरू में जब आप चैप्टर शुरू किए थे आप लोगों ने, तो मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स का डिफिनीशन, मैकेनिक्स की परिभाषा बताई थी। उसी मैकेनिक्स परिभाषा को मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, मैकेनिक्स की परिभाषा को शॉर्टकट में। तो वहां जो परिभाषा बताई थी क्या सर वो गलत है? नहीं भाई, मेन परिभाषा वही है जो वहां पे बताई थी। यहाँ पे मैकेनिक्स की परिभाषा को मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ a rigid body and effect of force on rigid body। तो शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि जो मैकेनिक्स है वह दृढ़ पिंड के बारे में अध्ययन करता है, मतलब दृढ़ पिंड के बारे में हमें बताता है। तो मैकेनिक्स क्या हो गया भाई, शॉर्टकट में मैकेनिक्स की परिभाषा लिखे, मेन परिभाषा मैंने आपको शुरू में बता दिया। दृढ़ पिंड पर लगने वाले बलों, लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन, लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स का शॉर्टकट डिफिनेशन हो गया, जिसको बहुत से टीचर बताते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है जो आपका वो है फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स को ही बोलते हैं बल। और जब मैं बल बोलूं तो आपको समझना है बाह्य बल से, एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल। बाह्य बल मतलब बाहर से लगने वाला बल, एक ही बात है सर। तो चलिए तो लिखते हैं, बल किसे कहते हैं, लिखेंगे बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक का मतलब एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी वस्तु की, जो किसी वस्तु की अवस्था में, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह बाकारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, प्रयास करता है, इस बारे में कुछ और लिखेंगे। बल, बल एक सदिश राशि होती है, बल एक सदिश राशि होती है, बल एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ठीक है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, एफ बराबर एम ए। तो समझ गए, तो आइए परिभाषा को समझते हैं, परिभाषा को समझेंगे बल की। तो परिभाषा क्या है, बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब है कि बल हमेशा बाहर से लगेगा। जैसे यहाँ पे कोई दीवार है, मैं दीवार बना रहा, ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पे ये खड़े हैं, कोई व्यक्ति खड़े हैं ऐसे, तो ये इस दीवार को धक्का लगा रहे हैं, दीवार को धक्का लगा रहे हैं।
ये दीवार है, दीवार को धक्का लगा रहे हैं, ये दीवार को धक्का लगा के दीवार को गिराने की कोशिश कर दे रहे हैं। अगर दीवार अभी कौन सी अवस्था में, दीवार अभी विराम अवस्था में है, तो ये बल लगा रहे हैं दीवार के ऊपर। अब परिभाषा देखेंगे, बल व बाह कारक है। तो दीवार के लिए, इस वाल के लिए, इस वाल के लिए, इस दीवार के लिए बल कैसा कारक है, बाह कारक है। बल इसमें कहां से लग रहा है, बाहर से लग रहा है। तो पहला लाइन हो गया कि बल व बाह कारक है, मतलब दीवार के ऊपर बल कहां से लग रहा है, बाहर से लग रहा है। बल एक कैसा है, बाह कारक है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। अगर ये दीवार के ऊपर बल लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि दीवार ऐसे पलट जाए, मतलब विराम अवस्था से दीवार किसमें आ जाए, गति अवस्था में। दीवार हल्की रहेगी तो यहां से पलट जाएगी ऐसे, तो गति अवस्था में आ गई। तो या तो अवस्था में परिवर्तन कर दे, लेकिन दीवार बहुत भारी है, दीवार बहुत बड़ी है, इनका बल जो लगा रहे हैं बहुत कम बल है, तो ये दीवार इधर नहीं गिरेगी, लेकिन फिर भी तो बल तो लग ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि बल नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तब भी उसको बल लगता हुआ मानो। जैसे एक बॉल है, गेंद है, और यहाँ पे कोई खड़ा है ऐसे, तो गेंद को ऐसे एक पैर मार दिया, एक पैर से गेंद मार दिया, तो गेंद ऐसे उछल के इधर चली जाएगी। चलिए यहाँ से गेंद की अवस्था में परिवर्तन आ गया, गेंद यहाँ पे विराम अवस्था में थी, यहाँ पे गेंद गति अवस्था में है। तो कोई वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में बदल गई, मतलब उसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परंतु यहाँ पे अगर दीवार है, दीवार आगे नहीं बढ़ रही है, दीवार पे आप पैर से मार रहे हैं, आपको ही चोट लग जा रहा है, दीवार आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अवस्था में परिवर्तन करने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो जब अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तभी उसको बल मानना है। तो बल की परिभाषा में प्रयास भी लिखना है। तो बल व बाह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल एक सदिश राशि है, सीधे बचता इसमें त्वरण आया है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, तो सदिश और अदिश से मिलकर के बल क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड कैसे आया है, यहाँ पे द्रव्यमान लिखा है m, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम गुणे ये त्वरण लिखा है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को ही शॉर्टकट में बोलते हैं न्यूटन, इसी को ही बोलते हैं शॉर्टकट में न्यूटन। ठीक है, तो ये बल का परिभाषा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, बल के गुण, बल के गुण, बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस, बल के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो बल का सबसे पहला गुण, अगर आप बल देखोगे तो बल का सबसे पहला गुण आपको क्या देखना है, वो देखना है बल का परिमेय, बल का परिमाण, बल का मैग्नीट्यूड। और बल का दूसरा गुण क्या देखना है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा देखना है, बल की दिशा किधर है बल की। बल का तीसरा गुण क्या देखना है, सेंस, सेंस मतलब कि किधर, मतलब उसका निचोड़ क्या निकल रहा है, सेंस किसे, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे सेंस के बारे में, तो आपको घबराना नहीं है, उसको मैं बताऊंगा। उसका नेचर बताता है, इसका सेंस का मतलब होता है कि नेचर लगा है, नेचर है मतलब खींचने वाला है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, खींचने वाला है या दबाने वाला बल है। तो खींचने वाले को बोलते हैं टेंशन, दबाने वाले को बोलते हैं कंप्रेशन। बल का जब अध्ययन करेंगे तो सेंस भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, सेंस के बारे में भी थोड़ा मैंने बता दिया। ठीक है, और बल का नेक्स्ट जो बात ध्यान रखने वाली बात है वो है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा, क्रिया रेखा। तो क्रिया रेखा किसे कहते हैं, क्या होता है ये, इसका क्या महत्व है बल के लिए, वो बस मैं आगे विस्तार से सबको एक हेडिंग को विस्तार से समझाऊंगा। और बल में जो मेन टॉपिक है वो है पॉइंट, ध्यान रखने वाले एक और मेन टॉपिक है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बल कहाँ पे लग रहा है इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो लगने का बिंदु, बल जहां लग रहा है, एप्लीकेशन जहां पे हो रहा है बल, जहां पे अप्लाई कर रहे हैं बल, उस बिंदु पे भी बल की बहुत सी बातें निर्भर करती है।